हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो देखो बच्चों, अपने प्रयोगशाला सहायक की क्लासें सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें मैं 3 क्लासें कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें अपन 70 से 80% जो यूनिट 8 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन को लास्ट यूनिट पढ़नी है, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, ये की बात कर ली थी। उसके बाद में विलयन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात कर ली थी। उसके बाद में अपन ने सांद्रता की इकाई में मोलरता पढ़ ली, नॉर्मलता पढ़ ली, फॉर्मलता पढ़ ली, भार प्रतिशत पढ़ लिया, मोललता पढ़ ली और मोल भिन्न पढ़ ली। इसके बाद में अपन ने राउल्ट्स लॉ की बात कर ली थी और आपको आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं इनकी मैंने विद एग्जाम्पल के साथ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसकी बात कर ली थी। और आज इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है जी? अणुसंख्य गुणधर्म। तो स्टार्ट करें कहानी को। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म। इसको दूसरे नाम से जानते हैं अपन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस नाम से जानते हैं जी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। सबसे पहले अपने को यही समझना है। तो देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। उसे क्या कहते हैं अपन? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। आगे यार समझ में। देखो थोड़ा क्या तबीयत डाउन है, जुकाम वगैरह हो रही है, तो आवाज़ में थोड़ी परेशानी आ सकती है। बाकी मैं प्रॉपर तरीके से ही बोलूँगा, तो आप एक बार समझने पे ध्यान दें। ठीक है, आवाज़ को लेकर के इतना इश्यू ना बनाएं, आप बस ध्यान दें कि अपने को क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन की अप्रोच रहती है वो रहती है जी न्यूमेरिकल की। तो लिखेंगे इसमें वह गुण, या लिख लो विलयन का, विलयन के कणों का वह गुणधर्म, वह गुणधर्म जो जो विलय के विलय के विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ना कि विलय की प्रकृति पर, ना कि विलय की प्रकृति पर। आगे बात समझ में। जो मैंने आपको अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, क्योंकि पिछली बार 2016 में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो याद रख लेना इस चीज़ को कि जो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, जो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा उसे क्या कहेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ना कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आगे बात समझ में। तो याद रखना है, जो कणों पर निर्भर करता है ना, वही क्या कहलाता है जी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, या अणुसंख्य गुणधर्म। तो देखो अब बात करेंगे अपन कि यदि आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, देखो एक तो ये लेवल स्टैंड के लिए तो यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन यदि अपन बात करें जैसे इसमें और क्वेश्चन यदि बढ़ा दे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं इनकी बात करेंगे अपन। तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को मैं अणुसंख्य गुणधर्म को सीपी लिख रहा हूँ। सीपी डायरेक्टली पेपर में होगा
विलय के कणों की संख्या के, कणों की संख्या, जितने ज्यादा विलय के कण होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा आ जाएगी। उसके बाद में सेकंड यदि बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड बात करें तो अणुओं की संख्या पर, किस पर जी, अणुओं की संख्या पर, अणुओं की संख्या पर। लेकिन ये अणु की संख्या कब काम करेगी, जब विद्युत अनभट्ट ले रहे हो आप, क्या ले रहे हो जी, विद्युत अनअपघट्ट, अनअपघट्ट। विद्युत अनअपघट्ट का मतलब होता है जो प्लस माइनस में ना टूटे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ले ली C12H22O11 शुगर ले ली, या ले लिया आपने NH2CONH2, इसे बोलते हैं यूरिया, क्या बोलते हैं जी, यूरिया, और इसे बोलते हैं शक्कर, शक्कर, ठीक है। ये कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। थर्ड बात कर लें आयनों की संख्या के आधार, आयनों की संख्या के, यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की और बात करें तो आयनों की संख्या के पर काम करेगा। इसका मतलब होता है विद्युत अपघट्ट, क्या होता है जी, विद्युत अपघट्ट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने डाल दिया NaCl BaCl2, तो देखो ये 2 आयनों में टूटेगा, ये 3 आयनों में टूटेगा। तो इस तरीके से ये इनके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या समझ में आया आपको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वही कहलाएगी, या अणुसंघ गुणधर्म वही कहलाते हैं जो ओनली ऑन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की पर, ना कि उसकी प्रकृति किस तरीके की है इस पर निर्भर करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में और किस पर कर सकता है ये, और किस पर कर सकता है बताओ जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विलय के मोल पर, विलय के जितने ज्यादा मोल होंगे उस पर डिपेंड करेगी। और किस पर डिपेंड करती है बताओ, विलय के मोल प्रभाज पर, विलय के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, या बोलो मोल भिन्न, मोल भिन्न के भी क्या होती है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आगे बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने प्रॉपर्टी लिखा दी आपने, अपने समझ में कैसे आएंगी, इन सभी का एक ही मतलब है, इनमें सभी में कण होते हैं, क्या होते हैं, जितने ज्यादा मोल होंगे उसका मतलब उतने ही ज्यादा उसमें कण उपस्थित हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है जी, याद कर लेना है। आगे बात समझ में बोलो भाई। चलो जी, इतना आपको याद करना है किसमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। जो काम की बात है वो तो यही है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन कौन सी। तो अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से हैं, अणुसंघ के गुणधर्म के प्रकार, अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार, अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार कौन कौन से हैं जी। तो याद रखेंगे, पहला है वाष्प दाब में, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड है हिमांक में आपेक्षिक बोलो या अवनमन बोल दो सीधे, हिमांक में अवनमन।
इसके बाद है फोर्थ, परासरण दाब। क्या है जी? परासरण दाब। अब देखो ये याद रखना है आपको, ये सारी चारों क्या हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म के लिए गुणधर्म के लिए सही है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म के लिए सही है? ऑप्शन दे देगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अणुसंख्य गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सेकंड, अणुसंख्य गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। क्या मात्रा पर निर्भर करते हैं? सी, अणुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। डी ऑप्शन सभी। बताओ जी, आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा वो, निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म के लिए सही है? अणुसंख्य गुणधर्म के लिए सही है, आपको समझना है। अणुसंख्य गुणधर्म विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं क्या? तो विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते। अणुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या? कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अणुसंख्य गुणधर्म है। निम्न में से अणुसंख्य गुणधर्म है। ए, वाष्प दाब। बी है क्वथनांक। सी है ए है वाष्प दाब। बी है क्वथनांक। सी है हिमांक। और डी है परासरण दाब। बोलो भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। बोलो भाई बोलो, आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो देखो वाष्प दाब है क्या? तो वाष्प दाब नहीं होता सर, वाष्प दाब नहीं होता। ये होता है वाष्प दाब में
आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है? आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंग गुणधर्म है। क्वथनांक है क्या? नहीं सर, क्वथनांक नहीं होता। क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। क्या आपको हिमांक होता है क्या? नहीं सर, हिमांक में अवनमन होता है। क्या होता है? हिमांक में अवनमन अनुसंग गुणधर्म है। आ गई बात समझ में? बताओ तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? परासरण दाब। काफी बार पेपर में बच्चे जल्दबाजी में इनको गलत कर देते हैं, क्योंकि देखो परासरण वाष्प दाब कभी भी क्या नहीं है, बोलो भाई, वाष्प दाब कभी भी अनुसंग गुणधर्म नहीं है। जबकि वाष्प दाब में जो अवनमन है वो अनुसंग गुणधर्म है। जबकि क्वथनांक कभी भी अनुसंग गुणधर्म नहीं है। क्वथनांक में उन्नयन है वह अनुसंग गुणधर्म है। हिमांक कभी भी अनुसंग गुणधर्म नहीं होता है। हिमांक में जो अवनमन होता है वो अनुसंग गुणधर्म होता है। इसके बाद में जो परासरण दाब है ये हमारा क्या होता है? अनुसंग गुणधर्म होता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? इस तरीके के 2 क्वेश्चन इसमें से अनुसंग गुणधर्म से, जो बस एक डेफिनेशन है और 4 टाइप है, वहां से 2 क्वेश्चन तरीके के बनते हैं। आगे बात समझ में? बोलो भाई। चलो जी अब सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक चीज और मैं बता देता हूं आप, वाष्प दाब में अवनमन, इनके मैं फॉर्मूले भी यहीं लिख देता हूं। एक्चुअल में तो क्या यहाँ से न्यूमेरिकल आने वाला है, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। 1 घंटे का टॉपिक है ये। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो सीधा सीधा लेवल स्टैंड में यहाँ से पूछ लेगा, या फिर सीधा सीधा यहाँ से क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आने वाला है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन विलय अपॉन कैपिटल एन विलायक। कैपिटल एन विलायक, अब आप जानते हो इनको ओपन करना, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद में जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ये होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू के वी इंटू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू इन ग्राम। ये होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है जी? क्वथनांक में उन्नयन। यदि मैं इसकी बात करूं, ये होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू इन ग्राम। ये डेल्टा टी एफ होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इंटू बी इंटू एन आर टी, ठीक है। ये इनके जस्ट फॉर्मूले होते हैं जो अपने को याद होने चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये जो क्लास देख रहे हैं ना बच्चे, इसमें काफ़ी बार जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट तो कम, टीचर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं इसको। क्योंकि मैंने देखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो शुरू के स्टार्टिंग 1-2 साल तो मैंने टीचर्स को ही पढ़ाया है। क्योंकि जैसे मैं क्लास लेता तो टीचर्स पीछे बैठ जाते, जो हेड फैकल्टी होती थी ना वो पीछे बैठ जाती। तो काफ़ी बार इसको जो फॉलो करते हैं ना वो टीचर्स ही फॉलो करते हैं, और जो स्टूडेंट है वो तो फॉलो कर रहे हैं। टीचर्स तो बस ये देखते हैं कि ये पढ़ा किस तरीके से रहा है, ठीक है। बाकी टीचर्स को सब कुछ आता है, लेकिन वो बस यही देखते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है इसका। और बाकी स्टूडेंट के लिए तो ये क्लासें इंपॉर्टेंट हैं ही, क्योंकि इसमें बिल्कुल आपको मैं 0 लेवल से और हीरो लेवल तक लेके जाता हूँ। क्योंकि अपन कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, वो आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर देते हो। वैसे तो टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन अपन इसको खत्म नहीं कर रहे, अपन इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि यदि क्वेश्चन और अप्रोच लेकर चलता है तो अपन किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो जी हेडिंग डाल दो। अब सबसे पहली हेडिंग डालिएगा आप, ये हेडिंग डाल दो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में RLBP, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझो इसको, देखो जैसे आपने क्या लिया, कोई भी अवाष्पशील पदार्थ लिया, क्या लिया सर, देखो ये समझना ही अच्छी बात है इसमें। आपने कोई भी अवाष्पशील विलय लिया, ठीक है, और इसको आप विलायक में ऐड कर रहे हो। किस में ऐड कर रहे हो जी, विलायक में ऐड कर रहे हो। तो बताओ जो विलायक है, विलायक का जो वाष्पदाब है, अब बताओ इसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब कितना होगा, 0। कल मैंने बताया था राउल्ट्स लॉ में, इसका वाष्पदाब क्या होगा, 0। तो जो सॉल्यूशन का वाष्पदाब निकल के आएगा वो क्या विलायक से ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो बताओ विलायक का ही कम होगा, क्योंकि वाष्पदाब जैसे आप विलायक में मिलाओगे ना तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है इसमें, और जो विलायक का वाष्पदाब कम होता है ना उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्योंकि देखो इसके लिए यदि मैं बात करूं तो पी नॉट की वैल्यू आती है 0। क्या आती है जी, 0। लेकिन यहां कुछ ना कुछ इसका पी नॉट होगा, क्योंकि शुद्ध अवस्था में विलायक का क्या होगा, वाष्पदाब कुछ ना कुछ होगा। जब आप इसको मिक्स करोगे तो जो विलायक का वाष्पदाब है, इसका जो वाष्पदाब है तो इससे बनेगा विलयन। तो विलयन का वाष्पदाब, विलयन का जो वाष्पदाब है वो कम हो जाएगा। किससे कम होगा, विलायक से। तो इससे जब विलयन का वाष्पदाब कम हो रहा है, इसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। अब कल मैंने राउल्ट्स लॉ की बात की थी, तो राउल्ट्स लॉ ही काम करेगा यहाँ में। इसमें काम क्या करेगा, राउल्ट्स लॉ ही काम करेगा। तो लिखेंगे क्या इसमें, अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्पदाब में आई कमी, या विलयन के वाष्पदाब में आई कमी को RLBP कहते हैं। RLBP कहते हैं, क्या कहते हैं जी, RLBP कहते हैं। अब इसके बाद में राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है बताओ, जो अवाष्पशील विलय होते हैं तो उसका जो विलयन का वाष्पदाब होता है वह विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या, तो लिख देंगे क्या, कल वैसे मैंने लिखा दिया है, ये अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन का वाष्पदाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है जी, समानुपाती होता है। आगे बात समझ में। चलो अब इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, वैसे आप जानते हो कल पढ़ा दिया है मैंने। चलो एक्सप्रेशन क्या है बताओ। अब देखो PS डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा X विलायक के, यही बोल रहा है मैंने, X विलायक के। अब देखो PS इक्वल टू PS डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा X विलायक के, X विलायक के। अब देखो ये हटेगा तो ये लग जाएगा ये कांस्टेंट P नॉट X विलायक। क्या लग गया जी, X विलायक। आगे बात समझ में। अब देखो आप जानते हो X विलय प्लस X विलायक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है क्या, तो बताओ X विलायक किसके बराबर हो जाएगा, X विलायक इक्वल टू 1 माइनस X विलय के बराबर होगा क्या, बोलो भाई। अब ये वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं मैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में X विलायक का मान रखने पर
एक्स विलायक का मान रखने पर दिख रहा है आप लोगों को, देखना एक बार। ठीक है, ये दिख रहा है एक्स विलायक का मान रखने पर। तो देखो अब मान रखो, तो देखो पी एस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस एक्स विलायक, यही होगा क्या? यही हो जाएगा क्या? बोलो भाई। अब देखो पी एस इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स विलायक होगा क्या? बोलो भाई। अब देखो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक लिख सकता हूँ क्या इसको? बोलो भाई। एक्स विलायक, क्योंकि देखो माइनस में आएगा तो मैंने पलट दिया इसको, तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स विलायक। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं अपन? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स विलायक क्या होता है बताओ? तो एन विलायक अपॉन एन विलायक प्लस एन विलायक, यही होता है क्या? अब देखो अति तनु विलयनों के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं? अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए जो एन विलय होता है, इस ये लेस देन होता है, लेस देन एन विलायक से, क्योंकि पानी ज्यादा है तो एन विलायक के करीब आ जाएगा ये, और एन विलायक के करीब आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन विलय अपॉन एन विलायक, यही होगा क्या? एन विलायक। अब आप जानते हो एन विलय क्या होता है बताओ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन विलय क्या है बताओ? डब्ल्यू विलय अपॉन एम डब्ल्यू विलय, मोलर मास हो जाएगा इसका, इनटू, अब इसको पलट के लिखना पड़ेगा अपने को, तो एम डब्ल्यू विलायक अपॉन डब्ल्यू विलायक, क्या यही कहलाएगा क्या? बोलो भाई। पहला रिलेशन तो ये आ गया, मैं आपको सब कुछ लिखाने वाला हूं, टेंशन नहीं लें आप। पहला रिलेशन ये आता है, आपको क्या पूछता है? एम डब्ल्यू विलायक का पूछता है, बाकी सब डाटा दे के रखता है वो, ठीक है। अब देखो यदि मैं क्या करूं, ऊपर नीचे 1000 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परेशानी आएगी क्या? अब देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू विलय अपॉन एम डब्ल्यू विलय इनटू एम डब्ल्यू विलायक अपॉन डब्ल्यू विलायक, यही फॉर्मूला आया था। अब देखो ऊपर नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं साहब, ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ ये जो टर्म निकल के आएगी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू विलय अपॉन एम डब्ल्यू विलय इनटू, ऊपर अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू विलायक इनटू एम डब्ल्यू विलायक डिवाइड बाई 1000, लिख सकते हैं क्या? अब देखो ये टर्म आप कल पढ़ के आए हो, इस टर्म को अपन बोलते हैं मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोललता इनटू एम डब्ल्यू विलायक अपॉन 1000। क्या ये रिलेशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अपने को समझना है, ये सारा रिलेशन आपको याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने अबासिल विलय लिया है, तो वास्तव कम हो जाएगा, जिसे किस नाम जानते हैं अपन? वास्तव में आपेक्षिक अवनमन।
अब इस रिलेशन को देखते चलोगे आप तो पूरा डेरिवेशन आकर के ये आ जाएगा डेरिवेशन। अब आपको समझना है कि सर इसमें है क्या क्या चीज, तो समझो। अब देखो मैं यहां लिख दूं क्या, बोलो भाई, इसको छोटा कर दें थोड़ा या फिर नेक्स्ट पेज पे लिखें, बोलो भाई। छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि अपने को भी यहाँ परेशानी नहीं आए। चलो जी, अब देखो यहां अपन को पढ़ना है क्या क्या चीज क्या क्या है। तो देखो पी नॉट है विलायक का शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में विलायक का शुद्ध अवस्था में बासुदाब। ये क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में क्या है जी, बासुदाब है। ठीक है। पीएस क्या है, पीएस है विलयन का पासुदाब, विलयन का बासुदाब है जी। ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस क्या है, ये है बासुदाब में अवनमन। क्या कहलाएगा टोटल टर्म, बासुदाब में अवनमन, अवनमन, बासुदाब में अवनमन। ठीक है जी। इसके बाद में पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाष्पदाब में, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। आ गई बात समझ में जी। इसके बाद में यहां आपको डब्लू विलय का मतलब क्या है, ये है विलय का भार, विलय का भार। एम डब्ल्यू विलय का मतलब क्या है, एम डब्ल्यू विलय का मतलब है मोल, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कैपिटल डब्ल्यू विलायक क्या है सर, कैपिटल डब्ल्यू विलायक होता है विलायक का भार। क्या होता है, विलायक का भार। ठीक है। इसके बाद में एम डब्ल्यू विलायक क्या होता है, एम डब्ल्यू विलायक होता है विलायक का मोलर, मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है। बोलो जी, ये टर्म होती हैं जो इस तरीके से काम में आती हैं। आ गई बात समझ में, बोलो भाई। यहां तक किसी कोई परेशानी, तो याद रखना है आपको ये चीजें। ठीक है जी। इतना ही आपको क्या पढ़ना है, बाष्पदाब में अवनमन पढ़ना है। मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि अपने को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या है जी, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आप। ठीक है। आपको सारा कुछ देगा और ये पूछता है पेपर में ये। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा बढ़िया वाला तो। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एक साथ ही करा दूंगा इसके बी पार्ट। क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो सर, वही काम करना है अपने को। तो
आपने क्या लिया, कोई अवाष्पशील विलय लिया, अवाष्पशील विलय लिया, उसको आपने विलायक में मिला दिया। क्या मिला दिया जी, विलायक में मिला दिया। तो इससे बनेगा विलयन। अब देखो, जैसे विलायक मैक्सिमम केस में अपन जल लेते हैं, क्या लेते हैं जी, जल। और जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इनको मिलाया, विलयन बना दिया, तो विलयन का यदि अपन बात करें, विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये ग्रेटर देन आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो जो विलयन के ताप में जो इंक्रीमेंट हुआ है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं जी, बोलो, क्वथनांक में उन्नयन। किस नाम जानते हैं जी, क्वथनांक में उन्नयन नाम से जानते हैं। जो ये टेम्परेचर बढ़ा है ना, इसे अब किस नाम से जानते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब सबसे पहले अपने को समझना है क्वथनांक क्या होता है। हेडिंग डालेंगे क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, तो आप पहले की कक्षा में पढ़ते थे, ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबले उसे क्या कहते हैं, अपन क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अपने को यहां याद रखना है, क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी विलयन का ताप उसके किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्वथनांक कहते हैं। आ गई बात समझ में। अब आप जानते हो कि जो क्वथनांक है, क्वथनांक में जैसे आपने क्या अवाष्पशील विलय मिलाया, तो इसका तो पी नॉट कितना आता है, आप जानते हो 0, क्योंकि वाष्प दाब तो 0 है इसका, तो वाष्प दाब 0 है। तो जब मिला रहे हो इसको, तो इसका तापमान बढ़ेगा, बोलो तापमान बढ़ेगा, उसे किस नाम जानेंगे, क्वथनांक में उन्नयन नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, इसे डिनोट करते हैं, देखो, क्वथनांक में उन्नयन ये होता है डेल्टा टीवी। क्या होता है, डेल्टा टीवी। ये होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट। क्योंकि देखो, इसका जो तापमान है ये शुद्ध अवस्था में है, तो टीवी नॉट होता है। ये विलयन है, इसका जो तापमान होगा ये टीवी होगा। अब बताओ, तापमान इसका बढ़ रहा है, तो इसमें से इसको कम करना पड़ेगा अपने को, तो बिल्कुल सर। टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। अब देखो, अब आपको मैं आगे बताने वाला हूं। अब देखो, अति तनु विलयनों के लिए, क्योंकि बात कर रहे हैं अपन अति तनु विलयनों के लिए डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। किसके जी, मोललता के। अब देखो, इसको हटाओगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को, तो एक कांस्टेंट आता है केबी इनटू, अब मोललता को मैं ओपन करके लिख दूं, W/mw इनटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। ये आ गया डेल्टा टीवी। बोलो भाई, ये फॉर्मूला याद रखना है सीधा सीधा। अब देखो, अपन समझेंगे, अब देखो यहां देखेंगे बात अपन, डेल्टा टीवी क्या है बताओ, क्वथनांक में उन्नयन है। क्या है जी, क्वथनांक में उन्नयन है। बोलो, टीवी क्या है, विलयन का ताप है, या विलयन का क्वथनांक है, या विलयन का ताप है।
टीवी नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में विलायक का, या बोल दो शुद्ध अवस्था में विलायक का ताप बोल दो, सीधे क्या बोल दो? विलायक का ताप है। और ताप ही क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद में आप जानते हो स्मॉल एम क्या है? मोललता। क्या है जी? मोललता। ठीक है, के भी क्या है? मोलल, मोलल क्वथनांक, मोलल क्वथनांक, मोलल उन्नयन क्वथनांक, मोलल क्वथनांक, क्वथनांक, उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक है। ये क्या है जी? स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। आगे बात समझ में? बोलो भाई बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। ठीक है, बोलो यहां तक कोई परेशानी? अब जो केबी है ये डिपेंड करता है विलायक की प्रकृति पर। केबी का मान, केबी का मान विलायक की, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर क्या करता है जी? निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं मात्रक की, केवी का मात्रक क्या होगा? तो केवी का जो मात्रक होता है ये होता है के जी मोल इनवर्स। तो के तो केल्विन हो गया, के जी का किलोग्राम और मोल इनवर्स ये यूनिट होती है। या डिग्री सेंटीग्रेड, के जी मोल इनवर्स भी क्या हो जाती है? इसकी यूनिट हो जाती है। बोलो ये फॉर्मूला याद करना है। यदि मेरे को ज्यादातर केस में यही पूछेगा आपको मोलर द्रव्यमान, तो बताओ एम डब्ल्यू पूछे तो ये क्या होगा बताओ? एम डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई? एम डब्ल्यू इधर तो के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। तो इस तरीके से आप मोलर द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। यही यहां से आपको पूछता है, लेकिन अपन इसमें थोड़ा और पढ़ेंगे क्योंकि के भी होता क्या है। सबसे पहले अपने को के भी समझना है। तो देखो जी, अब अपन बात करेंगे केबी की, डिटेल में केबी की बात करनी है अपने को। तो देखो अगर आपको दे दे केबी, केबी क्या होता है? तो केबी होता है आर टीवी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 एल वेपोराइजेशन। क्या होता है? एल वेपोराइजेशन। अब क्या समझे आप इसमें? तो देखो अब एल वेपोराइजेशन होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये होती है, ये होती है डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई एम डब्ल्यू विलायक। ये इसके बराबर होती है। बोलो भाई, अब देखो ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन वहां, तो क्या बनेगा? के वी इक्वल टू आर टीवी नॉट का स्क्वायर इंटू एम डब्ल्यू विलायक, एम डब्ल्यू विलायक डिवाइड बाई 1000 डेल्टा एच, और ये क्या हो जाएगी? वेपोराइजेशन। अगर आपको केबी की यूनिट पूछे ना ये, तो ये तरीके से आप केबी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब आप समझ रहे होंगे सर ये क्या क्या चीज है? तो केबी अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं एविलो, एविलो स्कोपिक, एविलो स्कोपिक कांस्टेंट, एविलो स्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है इसको। आर आप जानते हो गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? गैस नियतांक। क्या होता है जी? गैस नियतांक, नियतांक, गैस नियतांक। ठीक है, इसके बाद में एल वेपोराइजेशन क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की क्या है? गुप्त ऊष्मा है। इसके बाद में टीवी नोट तो आप जानते ही हो,
शुद्ध विलायक का ताप है ये, शुद्ध विलायक का ताप बोल दो या बोल दो क्वथनांक। बोलो भाई, शुद्ध विलायक का क्या है? क्वथनांक है। इसके बाद में डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है? तो ये है वाष्पन की एंथैल्पी। क्या है जी? वाष्पन की क्या है? एंथैल्पी है। अब मैंने यूनिट की बात तो आपको कर ली है कि केजी मोल इनवर्स इसकी क्या हो जाती है? यूनिट हो जाती है। अब देखो अपन को काफी बार केवी की वैल्यू नहीं देता है। किसकी वैल्यू नहीं देता है? केवी की। तो केवी की वैल्यू मैं आपको दो लिखा रहा हूं। केवी की वैल्यू, केवी पानी के लिए कितना होता है? पानी, और दूसरा बात करेंगे बेंजीन के लिए। किसके लिए बात करेंगे? बेंजीन के लिए। तो पानी के लिए होता है 0.512 के जी मोल इनवर्स, के जी मोल इनवर्स होता है। और जबकि यदि मैं बात करूं बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए होता है 2.53 के जी मोल इनवर्स। क्या होता है? के जी मोल इनवर्स। अब मैंने आपको केवी भी पढ़ा दिया है, तो देखो सबसे पहले समझो केवी एक क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन है। क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है। अब ये वैल्यू आपको पेपर में दी हुई होती है, लेकिन काफी बार एनसीईआरटी में इसका डाटा दे रखा है कि जो केवी होता है ये 8 टीबी नॉट डिवाइड बाई 1000 लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर होता है। ठीक है। अब एल वेपोराइजेशन होता है एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये ऊष्मागतिकी में पढ़ते हैं अपन क्लास 11th में। तो अगर इसको कंप्लीट लिखोगे तो केवी इक्वल टू 8 टीबी नॉट इनटू एमडब्ल्यू ब्लैक डिवाइड बाई 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। आगे बात समझ में। इसके बाद में यहाँ क्या क्या चीजें ये, तो केवी को तो आप जानते हो एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके बाद में आर गैस नियतांक है, एल वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, टीबी नॉट शुद्ध विलायक का ताप बोल दो या क्वथनांक बोल दो। ठीक है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी है। केवी की वैल्यू पानी के लिए होती है 0.512 केजी मोल इनवर्स, और बेंजीन के लिए होती है 2.53 केजी मोल इनवर्स। अब बात करेंगे ग्राफ की। किसकी बात करेंगे जी? ग्राफ। ठीक है। यहां मैंने अज्यूम कर रखा है जो यहां प्रेशर है ये है 1 atm। कितना है? 1 atm। ठीक है। अब देखो उधर प्रेशर ले रहा हूं मैं, तो ये पीएस है, ये पी नॉट है। ठीक है। अब देखो ये है विलायक, ये क्या है? ये विलायक है, और ये है बिलियन। क्या है जी? बिलियन। ठीक है। अब बिलियन का आपको टेम्परेचर पता है क्या था? टीबी। और विलायक का क्या था? टीबी नॉट। इधर क्या ले रहे हैं अपन? तापमान ले रहे हैं, और वो भी अपन केल्विन में, या बोल दो क्वथनांक ले रहे हैं। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आएगी? डेल्टा टीबी के बराबर। तो आप समझ ही गए। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? टीबी माइनस टीबी नॉट के। ये तो बात हो गई ग्राफ की। इस तरीके से अपन क्या खींचते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं। लेकिन समझो यदि आपको कुछ नहीं दे रखा है, यदि नोट डाल लो, नोट पेपर में यदि आपको क्वेश्चन में तो लिख देंगे शुद्ध पानी का क्वथनांक, शुद्ध पानी का क्वथनांक, अर्थात टीवी नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो या तो यूज करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या यूज करोगे 373 केल्विन।
आगे बात समझ में, जब पेपर में नहीं दे रखा हो तो। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। जहां तक आपका क्वथनांक में उन्नयन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बोलो भाई। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिमांक में अवनमन। किसकी बात करेंगे, सी। हिमांक में अवनमन। देखो सबसे पहले समझो हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, बोलो। हिमांक का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं हिमांक। लेकिन अपन यहां क्या लिखेंगे बताओ, वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था का वासुदाव बराबर होता है, उस बिंदु को हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, हिमांक कहा जाता है। जैसे देखो आप मिला क्या रहे हो यहां, बोलो भाई। आप मिला क्या रहे हो, आप मिला रहे हो जी, आप मिला रहे हो अवाष्पशील विलय मिला रहे हो, और यह विलायक है और इनसे बन जाएगा विलयन। क्या बनेगा जी, विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अब ये अवाष्पशील है, ये मिला रहे हो, ये पहले ही किस अवस्था में बताओ, बोलो। द्रव अवस्था में, ठीक है। अब बताओ जब ये अवाष्पशील मिला रहे हो तो ये द्रव ठोस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे किस में कन्वर्ट होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है। जब आपने ये मिला दिया तो क्या तापमान और गिरेगा क्या, तो तापमान और गिर जाता है। और जो तापमान और गिर जाता है मतलब 0 डिग्री से लेस देन हो जाता है तापमान। 0 डिग्री से क्या हो जाता है, तो क्या लिखेंगे बताओ, तापमान होता है ये 0 डिग्री से लेस देन हो जाता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं अपन हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं हिमांक में अवनमन। तो क्या लिखते हैं इसे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का ताप और कम हो जाता है, जिसे अपन हिमांक में अवनमन कहा जाता है। अब इसे अपन डिनोट करते हैं किस तरीके से, समझो। तो देखो डेल्टा टीएफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, किसके होता है, मोललता। या लिख लो डेल्टा टीएफ इक्वल होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ के। किसके बराबर, टी नॉट एफ माइनस टी एफ के, अर्थात तापमान और गिर जाता है इसका, ठीक है। अब अपन लिखते हैं अति तनु विलयनों के लिए, किसके लिए, अति तनु विलयनों के लिए, अति तनु विलयनों के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल होगा, या लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोललता के, मोललता। अब आप जानते हो डेल्टा टी एफ इक्वल हो गया कि एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। आगे बात समझे, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब देखो अपन लिख लेते हैं यहाँ कौन कौन चीज क्या क्या है।
तो डेल्टा जो TF है ये तो है हिमांक में अवनमन, क्या है, हिमांक में अवनमन है। T नॉट F क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक बोल दो, शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक है ये। TF क्या है, विलयन का हिमांक बोल दो इसको, विलयन का हिमांक, ठीक है। इसके बाद में स्मॉल m तो आप जानते हो मोललता और पढ़ के आए हो कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में जो KF है, KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोल दो इसको, स्थिरांक, और क्या बोल सकते हैं, मोलल हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक। इसकी यूनिट की बात करें अपन इकाई की, या बोलो मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो भी मात्रक kg मोल इनवर्स या फिर डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स ही होता है, दोनों के मात्रक सेम ही है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आपको यदि यहां से MW भी निकालना हो, MW इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W इन ग्राम, तो यहां से मोलर मास भी आप फाइंड कर सकते हो विलय का। आगे बात समझ में, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। बोलो भाई। अब जो KF होता है ये भी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब अपन बात करेंगे KF की, किसकी बात करेंगे जी, KF की, समझो। तो देखो KF होता है, ये होता है R T नॉट F का स्क्वायर अपॉन 1000 L फ्यूजन, फ्यूजन को बोलते हैं गलन, ठीक है जी। अब देखो L गलन होता है, ये बराबर होता है डेल्टा H गलन डिवाइड बाई MW विलायक के, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, KF इक्वल टू R T नॉट F का स्क्वायर MW विलायक, MW विलायक डिवाइड बाई 1000 डेल्टा H गलन। आगे बात समझ में। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अब R तो आप जानते हो, T नॉट F भी जानते हो आप, R गैस कांस्टेंट है, R क्या बताओ, R गैस नियतांक है, लिख लो भाई यहाँ R गैस नियतांक, गैस नियतांक। बाकी तो आप जानते हो गलन की एंथैल्पी, और ये गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ये लिखा चुका हूं पहले में। अब देखो जी, अपन बात करेंगे KF की वैल्यू की। KF की वैल्यू पानी के लिए कितनी होती है, पानी और बेंजीन के लिए याद कर लो आप बस, पानी और बेंजीन। तो देखो पानी के लिए होती है 5.12 करीब, कितनी होती है पानी के लिए, पानी के लिए होती है 1.86, और इसके लिए होती है 5.12, बेंजीन के लिए 5.12 और इसके लिए 1.86, वही यूनिट है दोनों की, kg मोल इनवर्स। अब अपन बात करेंगे ग्राफ की, किसकी बात करेंगे जी, वही बात ग्राफ, ग्राफ की बात करेंगे। अब देखो ये तो यहां प्रेशर 180 एम ही है, बोलो भाई। अब देखो इसे बोलते हैं फ्रोजन, फ्रोजन पॉइंट,
फ्रोजन पॉइंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फ्रोजन पॉइंट। थोड़ा बना बनाते हैं इसको। नेक्स्ट पेज बना लेते हैं लोग। चलो जी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ग्राफ की। ग्राफ बनाना है अपने को, कैसे बनाओगे बताओ। ठीक है, अब देखो ये तो 180 एम ही है, बोलो भाई, ये 180 एम ही चलेगा, ठीक है। ये होता है विलायक, ऊपर कौन है, विलायक, और नीचे आएगा विलय। बोलो जी, मिला दो। ठीक है, तो ये आ रहा है टी एफ और ये आ रहा है टी नॉट एफ, दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसे बोलते हैं फ्रोजन पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रोजन पॉइंट। आगे बात समझ में, ये विलायक है, ये विलयन है, इस तरीके से इसका ग्राफ आता है। ठीक है जी, बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बता दो भैया। बोलो भाई। इस तरीके से हिमांक में अवनमन भी क्या हो जाता है आपका, कंप्लीट हो जाता है। ये थोड़ा बड़ा बन गया क्या, देखो समझ लो इसको, ये इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, ये टी नॉट एफ है और ये टी एफ। इधर प्रेशर ही चल रहा है अपने ऊपर, इधर ताप चल रहा है, बस ऐसे बना लो, क्या परेशानी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी, नेक्स्ट अपन बात करेंगे परासरण दाब। फोर्थ है परासरण दाब। परासरण दाब को बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, बोलो। तो देखो पहले, सबसे पहले समझो परासरण क्या होता है। परासरण विलायक के स्तंभ से, विलायक के स्तंभ से, विलायक के स्तंभ से विलयन की ओर, विलयन की ओर कणों का, कणों का स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है जी, परासरण कहलाता है। दूसरा और डेफिनेशन क्या ले सकते हैं, सांद्र विलयन से, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर, तनु विलयन की ओर विलयन की ओर कणों का स्वतः प्रवाह, कणों का स्वतः प्रवाह, स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। बोलो भाई, ये परासरण की डेफिनेशन हो गई। लेकिन ये परासरण ऐसे ही नहीं होता है, परासरण के लिए अपने को यूज करनी होती है एसपीएम। क्या यूज करनी होती है, एसपीएम। देखो 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 उल्टा होगा इसमें।
देखो इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया जी, उल्टा हो गया। तनु विलयनों से सांद विलयन की ओर। तनु विलयन से तनु विलयन से सांद विलयन की ओर विलायक के कणों का, क्या लिखेंगे इसमें, और विलायक के कणों का, विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्या समझे आप? देखो विलायक के स्तंभ से विलयन की ओर कणों का स्वतः प्रवाह, अब कौन कण करेंगे, विलायक ही करेंगे। अर्थात तनु विलयन से सांद विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। समझो इसको, देखो विलयन है ना, विलयन में विलय और विलायक है, जबकि विलायक में खाली विलायक है, तो विलायक के कण कहाँ जाएंगे, विलयन की ओर जाएंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, परासरण कहते हैं। लेकिन होता किससे, ये एसपीएम से। किससे होता है, एसपीएम से। एसपीएम को बोलते हैं अर्ध अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है बताओ, एसपीएम। क्या बोलते हैं इसको, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये क्या है, जो विलायक के कण है ना, विलायक के कण, विलायक के कणों को तो अपने में से जाने देती है, जबकि विलय के कण, विलय के कण को जाने से रोक देती है। विलय के कणों को क्या करती है, जाने से रोक देती है। अर्थात या कहो बड़े कणों को, बड़े कणों को, बड़े कणों को, बड़े कणों के को जाने से रोक देती है, जाने से रोक देती है, रोक देती है। आ गई बात समझ में? तो ये जाने से रोक देगी, तो विलायक के कण तो इसमें से जा सकते हैं, लेकिन विलय के जो कण है वो इसमें से पार नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। आ गई बात समझ में? अब देखो जी, अब देखो जो ये बनी किसकी होती है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो सेलोफेन की बनी होती है, सेलोफेन। चर्म पत्र की बनी होती है, चर्म पत्र। CO2 FeCN6 की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में जंतु सेल, जंतु कोश का, पादप कोश का, पादप कोश का, ये दोनों कौन सी हैं, प्राकृतिक एसपीएम है। क्या है, प्राकृतिक एसपीएम हैं ये वाली दोनों। जबकि ये दोनों, बोलो, ये हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक बोलते हैं संश्लेषित, संश्लेषित एसपीएम है ये संश्लेषित एसपीएम है। आगे बात समझ में? और जंतु कोश का और पादप कोश का क्या है जी, ये हैं अपनी प्राकृतिक या नेचुरल बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, क्योंकि काम की बात तो वही है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या बोलते हैं इसको परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण दाब होता क्या है सर, परासरण दाब क्या है, विलायक के स्वतः प्रवाह को, स्वतः प्रवाह को, विलायक के स्वतः प्रवाह को रोकने वाला दाब है ये, रोकने वाला दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब, परासरण दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। और ये लगेगा किधर की साइड में, ये विलयन की साइड में लगता है। तो देखो समझो, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए
सीधा याद रख लेना, पाई वी इक्वल टू होता है एन आर टी। क्या होता है? पाई वी इक्वल टू एन आर टी। पाई क्या है? परासरण दाब है। क्या है? परासरण दाब है। ठीक है। बी क्या है? आयतन है। ठीक है। इसके बाद में एन क्या है? मोल है। जो भी पार्टिकल लोगे उसके मोल आएंगे। आर क्या है? गैस नियतांक है। गैस नियतांक है। टी क्या है? तापमान है। क्या है जी? तापमान। जो भी किस में यूज करना है? केल्विन में यूज करोगे आप। ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूं। और पाई इक्वल टू एन को लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन बी, या लिख दो आर इंटू टी। ठीक है। डब्ल्यू अपॉन बी, तो पाई इक्वल टू डी आर टी डिवाइड बाई एम डब्ल्यू। क्योंकि देखो डी बराबर क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम, या मास बाई वॉल्यूम लिख दो। तो डी बराबर वेट बाई वॉल्यूम, तो डी आर टी ये हो गया। अगर डेंसिटी दे रखी है तो इस तरीके से निकाल लोगे। यदि आपको एम डब्ल्यू निकालना है तो एम डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी आर टी डिवाइड बाई एम डब्ल्यू। और डी की जगह अगर आपको पी दे रखा है तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। डी क्या है? यहाँ घनत्व है। डी है जी घनत्व। डब्ल्यू क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान बोल दो या भार बोल दो। और बी क्या है? आयतन है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। मैक्सिमम तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखोगे क्योंकि इसका ही डाटा मिलेगा। अब देखो इसके आधार पर जो बिलियन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होता है समपरासारी बिलियन। समपरासारी बिलियन। ठीक है। अब देखो इनके दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं ये बराबर होते हैं, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। ठीक है। अब देखो पाई 1 और पाई 2 क्या होते हैं? एन बाई बी आर टी और एन बाई बी आर टी, क्योंकि पाई इक्वल टू क्या रहा है? एन आर टी बाई बी। ठीक है। अब देखो यदि मोल इसके एन वन है, इसके बी वन है, इसके एन टू है और इसके बी टू है, तो आर टी से आर टी को तो कट जाएगा। तो बोलो एन वन अपॉन बी वन इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई बी टू। अगर आपको देखो वेट दे दे तो डब्ल्यू वन अपॉन एम वन बी वन इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू और बी टू। अब आप जानते हो डब्ल्यू हो रहे तो मोल निकालना सिखा रखा है मैंने आपको। एन बराबर क्या होता है? दिया गया भार डिवाइड बाई मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। बस फॉर्मूला इंपोर्ट कर दियो, ये बन जाएगा समपरासारी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, अल्प परासारी। और अति परासरी। अल्प को बोलते हैं हाइपोटोनिक और इसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। अब देखो पाई 1 ग्रेटर देन हो जाए पाई 2 से, तो देखो जो जिसका ज्यादा है वो तो हो गया हाइपरटोनिक और ये आ गया हाइपोटोनिक। क्या आ गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से अपन का जो अपने को दे रखे हैं इस तरीके के आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आरएलपी भी पढ़ा दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा दिया और ऑस्मोटिक प्रेशर की भी बात कर ली है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना ही दे रखी है। अब देखो इसमें एक टॉपिक और आता है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या आता है जी? एबनॉर्मल मोलर मास। तो अपन उसकी भी बात कर लें, आप कहो तो बोलो भाई, करें क्या? चलो जी उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन का पढ़ेंगे इसमें अपन एक टॉपिक आता है इसमें जो अपन के, वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है बहुत कम पूछा जाता है लेकिन अपन पढ़ लेते हैं इसको। ये होता है अणुसंख बांटाप फैक्टर। क्या होता है? बांटाप गुणांक। क्या होता है?
बांटाप गुणांक, ऐसे अपन नोट करते हैं आई से। कैसे नोट करते हैं जी? आई से। अब देखो, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन के अंतर्गत कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो अपने आयनों में टूटेगा, वो अपने आयनों में टूटेगा। तो जो उसकी पहले वाली वैल्यू है, अर्थात जो सैद्धांतिक मान है और जो अपन प्रेक्षित कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों के मान में जो अंतर आता है उसे ही बोलते हैं अपन बांटाप गुणांक। क्या कहते हैं जी? बांटाप गुणांक। जैसे आपने C12, H22, O11 को डाला तो यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहां 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आएगी। जैसे ही आपने NaCl डाला तो इसके लिए आई की वैल्यू आएगी 2, तो आई की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका जो कैलकुलेटेड मान होगा और एक प्रैक्टिकल मान होगा, उन दोनों में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। इसे ही अपन, यदि दोनों का अंतर है, इसे ही अपन इक्वल करने के लिए जिस फैक्टर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं बांटाप गुणांक। क्या कहा जाता है जी? बांटाप गुणांक कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, किसी भी बिलियन में आप क्या करोगे? किसी भी बिलियन में डाला आपने, किसी भी बिलियन में आपने विलय डाला। क्या डाला जी? विलय डाला। विलय का या तो होगा वियोजन, विलय का या तो होगा वियोजन या होगा संगुणन। क्या होगा? संगुणन। विलय का गुणन होगा या संगुणन होगा, ठीक है। वियोजन हो सकता है या संगुणन हो सकता है। इसके आधार पर उसकी वैल्यू में जो अंतर दिखाई देता है उसे अपन यदि इक्वल करके लिख दें तो उसे बोलते हैं बांटाप गुणांक। आगे बात समझ में? अब इसके फॉर्मूले होते हैं, वो याद रखने हैं आपको। ये होता क्या है, ये इतना वो नहीं है जितने आपको इसके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखो, आई इक्वल टू होता है वियोजन या संयोजन, संयोजन के पश्चात विलय के मोल, ठीक है। या फिर वियोजन या संयोजन, वियोजन या संयोजन से पूर्व विलय के मोल, विलय के मोल। एक फॉर्मूला तो ये होता है। इसके बाद में आता है इसका I इक्वल टू असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, और एक फॉर्मूला आता है अपॉन सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान। दो फॉर्मूले आप याद कर लोगे, इसी से आपका काम बन जाएगा कि आई होता क्या है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे वियोजन की। किसकी बात करेंगे? वियोजन के लिए वियोजन की मात्रा एवं बांटाप गुणांक में, बांटाप गुणांक में संबंध, बांटाप गुणांक में संबंध क्या होता है ये समझो आप। देखो, याद रखना है आपको, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये याद रखना है। सीधा सीधा रिलेशन आता है ये। अगर मेरे को अल्फा निकालना है तो I माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 करूंगा मैं, ठीक है। I क्या है? यहाँ बांटाप गुणांक है, ठीक है। अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा। n क्या है? n है वियोजित आयनों की संख्या, वियोजित आयनों की संख्या है, वियोजित आयनों की संख्या, ठीक है। अब आप देखो, n किस किस के लिए कर लो याद। n इक्वल टू 1 किस किस के लिए होता है? याद रखना है सीधा ही। ग्लूकोज हो, अमोनिया हो,
अमोनिया ने यूरिया, NH2CO NH2, ठीक है, ब्लू सुक्रोज हो, ETC। जो वियोजित नहीं होते ना उन सभी के लिए क्या कितनी वैल्यू आती है इसकी, 1 वैल्यू आती है। n इक्वल टू 2 किसके लिए होगा, n इक्वल टू 2 NaCl हो गया, KCl हो गया, RbCl हो गया, NaOH हो गया, ETC। जो दो आयनों में टूटेगा उसके लिए n बराबर 2 हो गया। n बराबर 3 किसके लिए होगा, n बराबर 3 होगा जैसे BaCl2, BeI2, ETC, ठीक है। इसके बाद में BaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, ETC। n इक्वल टू 4 किसके लिए होगा, जैसे AlCl3 हो गया, AlBr3 हो गया, ETC। जिनके लिए n बराबर 4 आ जाएगा। n इक्वल टू 5 किसके लिए आएगा, जैसे आपको आ गया K4 FeCN6, ठीक है। ये आ गया Al2SO4 का होल थ्राइज। बोलो भाई कितने में टूट रहा है, 3 और 2 5 में। इस तरीके के एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे, n। अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इससे क्या निकल जाएगा आपका, I की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यदि संगुणन हो रहा हो तो, यदि संगुणन हो रहा हो तो संगुणन में क्या होगा, जैसे संगुणन का मतलब है जैसे आपको दिया CH3COOH, क्या दिया CH3COOH, तो ये संगुणित होकर के क्या बना लेता है बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इधर से भी CH3COH और ये डबल बॉन्ड O, तो ये H बॉन्ड बना लेता है और H बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है, इसका संगुणन हो जाता है। संगुणित हो जाते हैं ये, बोलो भाई संगुणित हो जाते हैं, तो इनके लिए भी I की वैल्यू निकलती है। तो लिखेंगे संगुणन एवं बांटाफ गुणांक में संबंध, बांटाफ गुणांक में संबंध, बांटाफ गुणांक में संबंध क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा। कितनी आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां संगुणन हो रहा है, तो देखो I तो वही है वन टॉप गुणांक, वन टॉप गुणांक है, ठीक है। अल्फा वियोजन की मात्रा ही है, अल्फा वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा है, और n क्या है, संगुणित, संगुणित कण है। कितने संगुणित हो रहे हैं, जैसे आपको दे देगा यदि द्विलकीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, द्विलकीकरण, तो इसके लिए n बराबर आ जाएगा 2। आपको बोल दे त्रिलकीकरण हो रहा है, त्रिलकीकरण, तो n बराबर 4। टेट्रा के लिए बोलो, टेट्रा के लिए n बराबर 4 हो जाएगा, पेंटा हो रहा है तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको पेपर में देगा। तो आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखो बात करते हैं समरी की, किसकी बात करते हैं, समरी, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर आपको याद ही रखने हैं तो क्या याद रखोगे सर, सबसे पहले अणुसंख गुणधर्म क्या होते हैं, अणुसंख गुणधर्म, बस एक ही बात याद रखिए, कणों की संख्या पर निर्भर करें, कणों की संख्या पर निर्भर, कणों की संख्या पर निर्भर करें, बस वही है, ठीक है। इसके बाद में यदि आपको पूछे RLVP, अब देखो वांटा गुणांक का यूज क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू I इंटू N विलय अपॉन N विलायक। अब जो आप कैलकुलेट वैल्यू करोगे ना और जो उसकी सैद्धांतिक मान है वो दोनों इक्वल ही आ जाएंगे, इससे I का मल्टीप्लाई कर लोगे तो, ठीक है। इसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP,
ईवीपी क्या होगा बताओ, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के वी इंटू स्मॉल एम। ठीक है, इसके बाद में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। इसके बाद आता है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पाई इक्वल टू या लिख दो पाई बी इक्वल टू आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी। और आई तो आप जानेंगे क्या होगा, बोलो भाई, आई हो जाएगा वांटाप गुणांक। क्या हो जाएगा जी, वांटाप गुणांक। इस तरीके से आपको जब आई की यूज होगा तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। बोलो, आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है कंप्लीट, ये मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के और एडवांस लेवल तक पढ़ा दिया है। यदि लेवल स्टैंड में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तो मेरी गारंटी है, आप इतना ही कर जाओगे ना तो लेवल स्टैंड में आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 मार्क पक्के हो जाएंगे। कितने मार्क्स, 6 मार्क पक्के हो जाएंगे। तो देखो लेवल स्टैंड में यहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मेरी गारंटी है यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा ये हमारा आएगा एनसीईआरटी। अपन एनसीईआरटी को देखेंगे कि अपन ने एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ा है और किस किस तरीके का मैटर अपने को एनसीईआरटी में दे रखा है। और एक लास्ट सेशन आएगा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसके अंतर्गत मैं आपको पूरे कंप्लीट कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आगे बात समझ में, आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।